यहाँ पर कोरोना के बावजूद इस भारी संख्या में आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि इस विषय में कितनी रुचि समाज में जागृत हुई है। और साथ ही हमारे मीडिया के दोस्त जो हमारा माध्यम भी हैं, लोगों तक हर विषय का विश्लेषण पहुंचाने का और उनको इस बात से परिचित करने का कि क्या सच है और क्या झूठ। अपनी बात रखने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। अगर आप स्मरण करें तो 26 मई 2014 को आज से लगभग 6.5 वर्ष पूर्व जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम में से कुछ साथियों ने शपथ ग्रहण किया था, तो प्रधानमंत्री का जो आरंभिक बयान था उसमें उन्होंने एक वाक्य कहा था। उन्होंने कहा था, मेरी सरकार गरीब को समर्पित है। मैं नहीं कह सकता उस बात को कितनी गंभीरता से सुना गया होगा, उस पर विश्वास किया भी गया होगा कि नहीं किया गया होगा, क्योंकि एक बड़ा निराशावाद का वातावरण था देश में। आम नागरिक में सिनिसिज्म भी था, जो शायद अब भी कहीं तक है, लेकिन उसका स्तर कम हो गया। लेकिन ये एक धरती से आई हुई सरकार थी, धरती के अनुभवों को झेल करके, धरती की कठिनाइयों को झेल करके, और इसलिए संकल्प से सिद्धि की यात्रा उसी प्रण के साथ, निरंतरता के साथ जारी रही 6 वर्ष। और आज अगर हम मुड़ के देखें तो मैं काफी कि we stand vindicated, not wholly to a very great। शपथ ग्रहण के दिन एक छोटा सा लेख लिखा था एट सनसेट, क्योंकि लगभग 6 बजे के करीब हमारा शपथ ग्रहण हो रहा था। अंधेरे जो अपने में एक सौभाग्य है, जो हर व्यक्ति के हिस्से में नहीं आता, और इसलिए यदि आप किसी वैज्ञानिक आधार पर किसी सरकार का विश्लेषण करें, उसके कारकर्दगी का लेखा जोखा करें, तो मैं समझता हूं मोटे तौर पर 2 पैमाने रहेंगे, एक तो नीयत और दूसरी नीति। और ये जो नीयत है, इसका जो अंततः विश्लेषण है वो क्यूमुलेटिव होता है कि किस प्रकार का आपका रिकॉर्ड रहा। यदि मोदी जी ने ये कहा था कि ये सरकार गरीब को समर्पित है, तो आप स्मरण कीजिए, क्योंकि वैज्ञानिक युग है और बिना प्रमाण के बात करना मुनासिब भी नहीं। एक के बाद एक जितने निर्णय लिए गए वो समाज के उन वर्गों की चिंता करके लिए गए जो कहीं ना कहीं पिछड़ गए थे भारत की इस विकास यात्रा में पिछले 70 वर्षों से, जो वंचित थे, जो पीड़ित थे, जो शोषित थे, जो कमजोर रह गए थे, जो राजनीतिक प्राथमिकताओं से छूट गए थे। और इस तरह से एक नई कार्य संस्कृति को जन्म देने का प्रयास किया गया कि जिस व्यक्ति की जो जरूरत होगी उस तक पहुंचा जाएगा, ना कि किसी और प्राथमिकता से, ना किसी और भेदभाव से या पक्षपात से। और मोदी जी ने कहा कि जो क्षेत्र पिछड़ गए हैं उनको भी हमने विकसित करके बराबर के स्तर पर लाना है। और जब मुझे पूर्वोत्तर की जिम्मेवारी दी, तो सच पूछिए तो उससे पहले मैं कभी पूर्वोत्तर गया नहीं था, मुझे उसका कोई परिचय नहीं था, ना किसी व्यक्ति से वहाँ पर मेरी जान पहचान थी। लेकिन प्रधानमंत्री का ये कहना था कि हमने पूर्वोत्तर को उसी स्तर पर खड़ा करना है जिस प्रकार के बाकी के विकसित राज्य हैं, क्योंकि ये संभव ही नहीं कि एक बुझा बलवान हो और दूसरी कमज़ोर रह जाए और फिर हम ये अपेक्षा करें कि भारत माता का समूचा विकास होगा। और आज 6 वर्ष के बाद नॉर्थ ईस्ट इज कोटेड एज ए मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ये बात मैं इसलिए रख रहा हूं कि नीयत की जहां तक बात है, उसका प्रश्न है, इट हैज बीन टेस्टेड मोर देन वंस। एक छोटा सा उदाहरण ये भी है कि मिजोरम एक राज्य है, केवल 10 लाख उसकी जनसंख्या है। ये प्रश्न आया कि सिट्रस फ्रूट पार्क बनाना था, ये किसानी के विषय से ही जुड़ा है। आज तक फ्रूट पार्क तो बनते हैं, लेकिन पश्चिम में
स्पेशलाइज्ड फूड पार्क बनने का एक सिलसिला शुरू हो गया। एप्पल फ्रूट पार्क, स्ट्रॉबेरी फूड पार्क, मैंगो पार्क। तो सिट्रस फूड पार्क की जो महारत है वो इजराइल को हासिल थी। जब मैंने इजराइल के एम्बेसडर साहब से बात की, क्योंकि उनका तो रिटायर हो गए, उनका काफ़ी लंबा चौड़ा संबंध रहा भारत से, उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ एक ब्लास्ट में चल बसी थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मिज़ोरम उपयुक्त जगह रहेगी बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम दैट लैंड। और 10 लाख के एक राज्य में हमने उपमहाद्वीप भारत, फर्स्ट ऑफ द काइंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, न केवल भारत, फ्रूट पार्क स्थापित किया। एक एमपी जीत करके आता है वहाँ से, ना वो सरकार बना सकता है ना वो सरकार बिगाड़ सकता है, लेकिन उसकी परवाह नहीं की। एक नई कार्य संस्कृति, एक नई कार्यशैली को जन्म देने का प्रयास किया गया है। वरना जो मंत्री बनता था वो सोचता था कि पहले मेरे घर में रेलगाड़ी पहुंचे, अगर मैं रेल मंत्री हूं, और अगर मैं कृषि मंत्री हूं तो पहले मेरे भाई को मंडी मिल जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस नीयत पर शंका करना सरकार के साथ नहीं, अपने आप से अन्याय है। क्योंकि एक न्यायपूर्ण व्यवस्था जो हमारे लिए हर प्रकार की सुविधा और आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास कर रही है, उसके कार्य में बाधा डालना। और जहां तक नीति का संबंध है, नीयत से ही नीति बनती है। आप गिन करके देख लीजिए, पूरा दिन लग जाएगा। शुरू हुए थे हम जन धन योजना, गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, एक के बाद एक ऐसी योजनाएं जिनमें कोई वोट बैंक की अपेक्षा नहीं थी, किसी चुनाव पर नजर भी नहीं थी, लेकिन ऐसा था, एक मन में एक वलवला कि हम तो कभी सोच के आए नहीं थे कि हम सत्ता में बैठेंगे। तो हम तो इसी में खुश थे कि धरना प्रदर्शन करते थे। चंद्रमोहन जी हमारे साथ बैठे हैं, रोज निकलते थे कि आज कहाँ प्रदर्शन करना। ये तो कभी गुमान नहीं था, कल्पना नहीं थी कि सरकारें बनेंगी। लेकिन वो गालिब का शेर के कर्ज की पीते थे मैं, और समझते थे कि रंग लाएगी मेरी फातका मस्ती रख एक दिन, कि सुबह निकल पड़ते थे कि शाम तक कोई ना कोई इंतजाम कर देगा। और इसलिए कृपा करके मेरी बुद्धिजीवियों से भी ये प्रार्थना है, पत्रकार भाइयों से भी, अब केवल इसलिए कि कोई कुर्सी पर बैठ गया इत्तफाकन तो उसकी आलोचना की जाए। अब देखिए, कुर्सी पर अगर कोई बैठ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो योग्य है। हो सकता है आप सब योग्य हैं। अगर मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में दूसरी बार निरंतर बैठा हूं तो इसका मतलब यही नहीं कि मैं ही सबसे योग्य हूं, मेरे से सबसे बहुत अधिक दूसरे योग्य होंगे। लेकिन एक व्यवस्था ऐसी है, उस व्यवस्था ने मौके से हमें बिठा दिया। राइट, जमीन तो किसान दे ही नहीं रहा, जमीन किसान के पास है। वो फसल का एग्रीमेंट इतना बढ़िया और इतनी सुंदरता से लिखा गया है कि उसमें ये कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ही कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। जरूरी नहीं हो 5 साल। आप जब दे देते थे अपना खेत किसी को जोतने के लिए, तो आपका क्या कंट्रोल था उसके ऊपर? कई ऐसे किस्से हुए जमीनें कंट्रोल दूसरे लोगों ने वापस ही नहीं की। तो एक नियम बन गया, सो इट इज ऑन क्रॉप, इट इज नॉट ऑन लैंड। आप और जिस उसने लिया होगा उस स्थिति में वो आपको वापस देगा। यह आपकी इच्छा है, जैसे इंद्रजीत जी कह रही है, बलबीर जी कह रही थी, आप देना चाहेंगे। और अगर आप आपस में राजी हैं तो मियाँ बीवी राजी, वो भी हम नहीं पढ़ते। 42 के 41 क्या है? आप कैसे बनने के बाद किसी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार से कि वो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट में, हम इस देश पर मौलिक विषयों पर होने के बाद उसी पर हम फिर सारा दिन घूमते रहते हैं और रात को 9 बजे डिबेट भी उसी पे कर देते हैं। It is in fact the true democratization of the agricultural sector in India happening for the first time. Constitutionally also a very valid decision. अब आ गया, अच्छा फिर ये आ गया जी पेमेंट नहीं होगी। उज्ज्वल जी ने बात रखी, प्रावधान में ये है कि पहले तो अगर कोई खरीदता है सामान, ये पेमेंट, एंड इफ नॉट विद इन 3 वर्किंग डेज, अगर कोई प्रोसीजरल बाधाएं हैं। आप मुझे ये बताएं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो मंडी का सिस्टम था ये पूरा निराधार था, क्योंकि वक्त बदलता है, के तकाजे बदलते हैं। आज
और तकाजा बदल जाता है समय के साथ। हो सकता है उस वक्त ज़रूरत रही होगी। आज हम वी आर सो वेल कनेक्टेड, वेल इन्फॉर्म्ड, नेट है, सोशल मीडिया है, घर बैठ करके अपना अनाज बेचने की व्यवस्था करना, ऑनलाइन बिकेगा। क्यों नहीं गेहूँ चावल ऑनलाइन बिकेगा? और दुनिया भर में कहीं भी अपना ग्राहक ढूंढ सकता है जिस मुनाफा मिले, तो क्यों उसको बांध करके रखे हम मंडी में? और आज का किसान वो पिछला किसान नहीं है। मैं तो अक्सर जहां जाता हूं तो किसान शब्द का इस्तेमाल करना हिंदुस्तान में अब बंद हो जाना चाहिए, बिकॉज वी आर जेनर ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोक्रेट्स करके सूटेड बूटेड लड़के हैं। ये कंप्यूटर के आगे बैठते हैं, ये सॉइल हेल्थ कार्ड कंप्यूटर से देखते हैं, ये बैठे बिठाए हमसे ज़्यादा आपसे ज़्यादा विश्लेषण करते हैं इस बात का कि इस सीजन में कौन सा क्रॉप सबसे अच्छा होगा। ऑल्सो एंटरप्रेन्योर्स, so they are agriculture entrepreneurs, they are agriculture technocrats, and the same kind of facility, same freedom as provided to other technocrats and other entrepreneurs in other fields. ये भ्रम फैलाया जा रहा है जैसे बार बार कि साहब वो मंडियों को उठा दिया जाए। वो हमारे बहन बलवीर ने भी कहा, हमारे तेजिंदर जी ने भी कहा, जुगल जी ने भी कहा कि इसका तो जिक्र ही नहीं आया। हाँ, अगर कोई कमज़ोर किसान समझता है कि उसको सुविधा इसी में, उसका सामर्थ्य इसी में कि उसी सिस्टम से चले, तो कोई उसमें बंदिश नहीं है।